मेजरेबल स्पेस के बारे में कुछ बता सकते हैं? अरे मेजरेबल स्पेस से मेजर क्या होता है ना, हर सेट का एक मेजर होता है, तो उसके लिए मेजर थ्योरी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बट यहाँ उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी। ठीक है ना? जिन लोगों ने पढ़ा उनको आइडिया होगा कि मेजरेबल स्पेस का क्या मतलब है ना। हर सेट के पास एक मेजर होता है, तो वो मेजर थ्योरी में आएगा ना, अभी इतना जरूरत नहीं है हमें। हमें प्रोबेबिलिटी देखना, प्रोबेबिलिटी भी एक ऐसा मेजर ही है, बट उसका उतना जरूरत नहीं है डिटेल में पढ़ने का। अभी तुम्हें ये समझना है कि प्रोबेबिलिटी मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो इसको मिटा देता हूँ, इसलिए होगा तुम अभी बस इतना जानो, प्रोबेबिलिटी एक मेजर है। ठीक है? प्रोबेबिलिटी स्पेस, जैसा अभी लिखूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी स्पेस क्या होता है, पी ओमेगा एंड एफ, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी स्पेस। सेम सेंस में मेजरेबल स्पेस होता है ना। तो यहाँ पी प्रोबेबिलिटी है, पी ओमेगा सैंपल स्पेस है, और एफ सिग्मा फील्ड है, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी स्पेस। लेकिन ये हम आगे बढ़ गए, अब मुझे तीसरा पॉइंट लिखना ही था, प्रोबेबिलिटी स्पेस। कुछ बुक जो सिग्मा फील्ड को इंक्लूड नहीं करता है, वो सिर्फ इसको प्रोबेबिलिटी स्पेस लिख रहा होगा, है ना? सम बुक ऑल्सो राइट, ऑल्सो, है ना, सम ऑथर्स राइट दिस इज प्रोबेबिलिटी स्पेस। सो डिपेंड करता है कि कौन मेजर थ्योरी को मतलब सिग्मा फील्ड को कंसीडर कर रहा है। बहुत सारे बुक सिग्मा फील्ड कंसीडर नहीं कर रहा है, जैसे तुमने अब तक जो बुक पढ़े होंगे शायद उसमें सिग्मा फील्ड नहीं आया होगा वर्ड, लाइक 11 12 में या बीएससी में जो बुक पढ़ते उसमें नहीं आया। तो है ना, समटाइम्स यू विल सी दिस इज प्रोबेबिलिटी स्पेस, ये चीज है ना। तो लाइक सम ऑथर राइट दिस आल्सो, सम ऑथर राइट दिस इज प्रोबेबिलिटी स्पेस, है ना। तो नो प्रॉब्लम, मैं तीसरा पॉइंट मुझे अभी यहाँ ऐड करना रह गया, ये तीसरा पॉइंट जो है ना यहाँ, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? सो थर्ड पॉइंट इज, मतलब पी को हम प्रोबेबिलिटी कब बोलेंगे, क्वेश्चन ये है कि पी को प्रोबेबिलिटी कब बोलेंगे। जब पहली कंडीशन है कि एवरी इवेंट शुड हैव प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन इक्वल टू 0, सेकंड है ओमेगा की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, थर्ड होगी कि लाइक इफ लाइक E1 E2, बुक में ये ए के टर्म में डिफाइन होगा। ओके, E1 E2 E3 E4 E5 दीज आर पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट्स। अब ये नया वर्ड क्या आ गया, पेयर वाइज, मतलब पेयर वाइज डिसजॉइंट क्या आ गया, तो इसकी बात करते हैं अभी। ओके, पेयर वाइज डिसजॉइंट को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। एक होता है म्यूचुअल डिसजॉइंट, एक पेयर वाइज डिसजॉइंट, तो इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये पॉइंट तुम लिख लो रिमार्क में, इसको रिमार्क में या नोट में, है ना, या डेफिनेशन के तौर पे भी लिख सकते हो, ताकि मैं इसको मिटाऊं अभी। ये जस्ट यू नोट इट डाउन कि पी ओमेगा एफ ट्रिपलेट जो है, जहाँ पी प्रोबेबिलिटी है, ओमेगा सैंपल स्पेस है, एफ तुम्हारा सिग्मा फील्ड है, तो ये तीनों मिलके प्रोबेबिलिटी स्पेस कहा जाता है। सिमिलर मेजर स्पेस भी होता है, यहाँ यहाँ मेजर जो होगा वो होगा, ये तुम्हारा जो भी स्पेस है वो सिग्मा फील्ड, वहां भी ऐसे ही होगा, बट मेजर थ्योरी का भी बात नहीं करना है। और मेजर थ्योरी पढ़ाने के लिए मुझे तो मेजर थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो मिटा दो। ओके, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा था कि E1 E2 E3 डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट बोलते हैं इसको हम। These are pair by disjoint event, then probability of union of EIs, I from 1 to infinity, infinity तक हो या n तक हो या 2 तक हो, है ना, मतलब I कितने भी इवेंट हो सकते हैं, दिस इज समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EIs, I from 1 to infinity, दैट इज, को ओपन करके लिखो, दिखाना चाह रहा है कि E1 यूनियन E2 यूनियन डॉट 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 जितने भी सेट है, उसको तुम लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट 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 जितने भी है वहां तक, मतलब यूनियन को तुम इक्वल टू में समेशन लिख सकते हो, कब, जब ऐसा होगा। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज पेयर वाइज डिवीजन, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। सो डेफिनेशन में लिख रहा हूँ किसका, पेयर वाइज डिसजॉइंट का। ठीक है, पेयर वाइज डिसजॉइंट का क्या डेफिनेशन, सो इसको मैं डिफाइन करूंगा कि लाइक सेट्स मान लो है, इवेंट्स
E1, E2 डॉट 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 डॉट, जितने भी इनफाइनाइट सेट हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट सेट्स जो है आगे E1, E2, E3, E4, E5, E6 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सेट्स हो सकते हैं. These are पेयर वाइज डिसजॉइंट. देखो नाम ही बता रहा है डेफिनेशन, पेयर वाइज डिसजॉइंट. इफ कोई बताना चाहेगा, मतलब लाइक यू वांट टू गेस. सर इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों हो. इवेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों कहाँ? हाँ ट्राई करो, ठीक है, बट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ उस इवेंट की डिसजॉइंट कॉम्प्लीमेंट का दोनों इस सेट में हो. okay, लेकिन नहीं. हाँ दो इवेंट्स का इंटीग्रल पाई होगा. पाई आएगा. हाँ, मतलब इनमें से तुम कोई भी दो इवेंट सेलेक्ट कर लो, इनमें से कोई भी दो, इसका मतलब पेयर वाइज है ना. तो लाइक तुम्हारे पास इनफाइनाइट सेट्स हैं, उस इनफाइनाइट में से तुम कोई भी दो सेलेक्ट कर लो, कोई भी दो, एनी टू डिफरेंट. तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा. डिसजॉइंट का मतलब है नथिंग कॉमन. तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो बोलेंगे पेयर वाइज डिसजॉइंट. ओके, सो कोई भी दो सेट लो और उसमें अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो पेयर वाइज डिसजॉइंट होगा. तो आंसर क्या हुआ? इफ, तो इफ होगा EI intersection EJ is equal to 5 for all I different from J. जब भी IJ डिफरेंट है तो उसके लिए EI इंटरसेक्शन EJ 5 होगा, चाहे कोई भी IJ तुम सेलेक्ट करो. तो ये डेफिनेशन हुआ, ठीक है. तो ये कहना चाह रहे हैं कि पेयर वाइज डिसजॉइंट है. तो एक और वर्ड आता है म्यूचुअल डिसजॉइंट, वो भी डिफाइन ही कर देता हूँ, फिर मैं प्रोबेबिलिटी वापस आता हूँ. तो प्रोबेबिलिटी होने का तीन कंडीशन है. पहला था मोर देन इक्वल टू 0 होगा, दूसरा सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तीसरा ये कंडीशन. जो सेट इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा, मतलब जो भी प्रोबेबिलिटी मेजर या जो भी प्रोबेबिलिटी डिफाइंड है, जो भी फंक्शन, सेट फंक्शन इस तीनों को सेटिस्फाई करेगा, कोई भी सेट फंक्शन जो इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे. तो एक और डेफिनेशन लिख देता हूं मैं. डेफिनेशन क्या होता है? म्यूचुअल इंडिपेंडेंस. क्योंकि अभी ये वर्ड आ ही गया तो इसको कर देते हैं. सो लाइक इवेंट्स सिमिलर E1, E2 डॉट 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 डॉट, इस तरह से. these are, so events E1, E2 dot dot, these are mutually, सॉरी मैं भटक गया ना. हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, क्या डिफाइन कर रहे हैं? डिसजॉइंट ना, नॉट, अभी इंडिपेंडेंट बाद में आएगा. सो हाँ, हम डिसजॉइंट डिफाइन कर रहे हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट. सो इवेंट्स E1, E2 डॉट म्यूचुअली डिसजॉइंट इफ. अब कोई ट्राई करो, कैसे डिफाइन करोगे म्यूचुअली डिसजॉइंट को? सर सारी इवेंट का इंटरसेक्शन 5 है. हाँ ठीक है, तुम सबको एक साथ इंटरसेक्शन ले लो, लाइक E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये 5 है. ये इसी को शॉर्ट में लिखेंगे तो ऐसा, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ EI I फ्रॉम 1 to infinity, दिस इज 5. ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है. अब क्वेश्चन है कौन सा वाला किसको इंप्लाई करेगा. तो मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, जैसे पहले नोट कर लो, ठीक है. एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू. सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट. सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट. पहला ऑप्शन है पेयर वाइज डिसजॉइंट implies म्यूचुअल डिसजॉइंट. आई होप दिख रहा होगा तुम लोगों को. बी म्यूचुअल डिसजॉइंट या म्यूचुअली डिसजॉइंट, सेम बात है, म्यूचुअल या म्यूचुअल. दिस implies पेयर वाइज डिसजॉइंट.
तीसरा म्यूचुअली डिसजॉइंट इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली समझ आता ना, दोनों तरीके से, मतलब फर्स्ट सेकेंड दोनों ट्रू होगा तब तीसरा वाला ट्रू होगा। कहने का मतलब ये है म्यूचुअल डिसजॉइंट इफ एंड ओनली इफ, है ना। एक होता है इफ देन स्टेटमेंट, होता है इफ समथिंग देन समथिंग, तो ये वन वे है, सिर्फ लेफ्ट से राइट जा सकते हो, राइट से लेफ्ट नहीं आ सकते। एक होता है इफ एंड ओनली इफ, तो लेफ्ट से राइट भी जा सकते हो, राइट से लेफ्ट भी आ सकते हो। मतलब क्या है कि अगर लेफ्ट वाला ट्रू है तो राइट वाला ट्रू होगा स्टेटमेंट, और राइट स्टेटमेंट ट्रू है तो लेफ्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा, इफ एंड ओनली इफ। तो उसी का इफ एंड ओनली इफ का नोटेशन ये वाला होता है, ठीक है ना। और इफ देन का स्टेटमेंट इंप्लाइज होता है, तो इंप्लाइज जो होता है वो इफ देन होता है, ये इंप्लाइज जो है वो इफ देन, ठीक है, इसको इफ देन बोलते हैं। और इफ एंड ओनली इफ जो है वो डबल इंप्लाइज। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि म्यूचुअल इंटरेस्ट इफ एंड ओनली इफ पेयर वाइज इंडिपेंडेंस, सॉरी फिर इंडिपेंडेंस पे आ गया, डिसजॉइंट। तो और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। पहले ढंग से चीजें नोट कर लो, मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा, फिर तुम डिसाइड करो, या मैं लेके आता हूँ बाहर, जब तक तुम डिसाइड कर लो कौन सा ट्रू है एग्जाम्पल के साथ। अगर कोई गलत है तो क्यों गलत है ये बताओ। 4 ऑप्शन है, समझ आया ना। सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट, पेयर वाइज डिफाइन, अगर कोई सेट ऑफ इवेंट्स पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो क्या वो म्यूचुअल डिसजॉइंट होगा, या अगर म्यूचुअल डिसजॉइंट है सेकंड तो वाला बराबर होगा। या दोनों सही होगा। बी ऑप्शन आपको लग रहा है? यस सर। ओके, तो आप ए का काउंटर एग्जांपल बताइए। ऐसा आपको बनाना है कि पेयर वाइज डिसजॉइंट हो बट म्यूचुअल ना हो। मैं पानी भर के आता हूँ, थोड़ा वेट कर 2 मिनट। हो गया डिसाइड? क्या डिसाइड किया? पहले तो बोर्ड सब दिख रहा है ना नीचे तो सबको, तो So B. बी ऑप्शन, ओके। सबको लगा अभी सही है? ओके, देखते हैं अब क्या सही है। तो यहाँ ऑप्शन था सिलेक्ट टू स्टेटमेंट पेयर वाइज। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सो ऐसा होता है ना कि लाइक एक एग्जांपल तुम अगर ढूंढ लो किसी डेफिनेशन के अगेंस्ट, तो या किसी स्टेटमेंट के अगेंस्ट, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जैसे 4 ऑप्शन है, अगर मुझे एक एग्जांपल ऐसा मिल जाए, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, E1 है तुम्हारा सेट कंटेनिंग 1 2, ठीक है। So suppose E1 is set containing 1 comma 2 and E2 is set containing 2 comma 3. E3 is set containing 3 comma 4. 1 2 2 3 3 4. चलो मुझे बताओ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 क्या है? So 2. E1 E2 E3 तीनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। 5. मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 तो नोटेशन है, कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 5। 5 मतलब एम्प्टी सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5। ओके, तो इसका क्या मतलब, व्हाट इस लाइन का क्या मतलब हुआ?
म्यूचुअल डिस्जॉइंट से क्या, म्यूचुअल डिसजॉइंट। हाँ कि E1 E2 E3 these are mutually disjoint। ओके, अब चलो बताओ E1 इंटरसेक्शन E2 2 E2 इंटरसेक्शन E3 3 और E3 इंटरसेक्शन E1 5 empty set 5 empty set 5 ओके, तो थोड़ा सा मैं इसमें मॉडिफिकेशन करता हूँ, 1 ले लिया, 1 ठीक है 1 है ना। ऐसे कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि पेयर वाइज डिजाइन होने के सारा 0 होना चाहिए था। अगर वो भी ठीक है, अगर मैं 4 भी रहता हूँ तो भी मेरे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें था कि पेयर वाइज डिजाइन होने के हर सेट के लिए एम्प्टी आना चाहिए, सबके लिए नहीं आ रहा है। तो चलो अभी 1 ले लिया ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। ओके, और फिर भी ये अगर 1 भी कर दिया मैंने E3 को तो भी तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तीनों में कॉमन कुछ नहीं मिलेगा। yes sir हाँ, तो अब इस लाइन से क्या पता चल रहा है, ये 3 जो लिखा हमने इससे क्या इंप्लाई हो रहा है, इससे Pair क्या wise disjoint। कंक्लूजन निकल सर पेयर वाइज डिसजॉइंट है या नहीं है? सर है पेयर sir वाइज डिजाइन होने के लिए क्या कंडीशन था? नहीं है इसमें। नहीं पेयर वाइज डिजाइन का डेफिनेशन यहाँ लिखा है कि कोई सेट बहुत सारे इवेंट है, पेयर वाइज डिजाइन होगा अगर ऐसा होगा। तो क्या लिखूं इसका, इस लाइन का मतलब यहाँ क्या लिखूं मैं कि E1 E2 E3 आर पेयर वाइज डिजाइन या आर नॉट पेयर वाइज डिजाइन? नॉट पेयर वाइज। तो यहाँ होगा क्योंकि डिजाइन होने के लिए EI इंटरसेक्शन E से 5 होना चाहिए था, मतलब एम्प्टी से फॉर ऑल I डिफरेंट फ्रॉम पे, ऑल के लिए। तो यहाँ से पता चल गया कि E1 E2 and E3 are not pairwise disjoint। ओके, not pairwise disjoint। तो अब बताओ अब कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखो ये म्यूचुअल डिजॉइंट तो था, बट ये सेम सेट है ना, एग्जांपल में नहीं बदला है, हमारा सेम सेट है। इन 3 सेट के लिए म्यूचुअल डिजॉइंट है, बट पेयर वाइज डिजॉइंट नहीं है ना। यस सर तो म्यूचुअल डिजॉइंट तो है बट पेयर वाइज डिजॉइंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया बी वाला ना। हम ये कहेंगे अगर म्यूचुअल डिजॉइंट होगा देन पेयर वाइज डिजॉइंट होगा। इफ म्यूचुअल, पहला स्टेटमेंट मतलब इफ म्यूचुअल डिजॉइंट देन पेयर वाइज, तो गलत हो गया ना यहाँ पे। मतलब ये एग्जांपल कहना चाह रहा है कि तुम्हारा स्टेटमेंट बी गलत है। चलो जिन सबने बी आंसर बताया सबका गलत है, अब ट्राई करो ए और सी में से। सर मुझे तो भैया कंसेप्चुअल डाउट है। हाँ बताइए। तो जैसे फॉर म्यूचुअली डिसजॉइंट में E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 में हमने 5 लिया, जी। बट जब हम पेयर वाइज ले रहे थे E1 और E2 का इंटरसेक्शन, उसमें हम सिंगल एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं रिजल्ट में। बट अगर हम E1 E2 E3 लें, जो ऊपर वाली लाइन है उसमें हम सिंगल एलिमेंट नहीं कंसिडर कर रहे हैं। E1 E2 में वी गॉट 2। हाँ अच्छा यहाँ कहना चाह रहा है कि हाँ यस सर, ठीक है सर, हाँ यस सर। कोई बात नहीं, पूछ लिया करो, इससे आपके डाउट से बहुत और लोगों का भी डाउट क्लियर हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पूछते नहीं होंगे, या तो इंट्रोवर्ट होते हैं या उनको लगता है बेइज्जती हो जाएगी, तो ऐसे भी एग्जाम में बेइज्जती होनी ही है। अगर तुम अभी डाउट क्लियर नहीं करोगे तो एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा तो बेइज्जती ऐसे ही होना है, फिर बेइज्जती पूरी दुनिया देखेगी। तो बेटर अभी है ना 10-20 लोग देखे तो अच्छा है। पूछ लिया करो, है ना, क्योंकि अगर एडमिशन नहीं होगा तो बेइज्जती है और क्या, तुम तैयारी कर रहे हो। ओके तो देखो अब क्या है ना, म्यूचुअल जरूरी नहीं है कि पेयर वाइज को इंप्लाई करेगा, तो उसी के लिए सी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी में हम दोनों साइड से बोल रहे थे कि म्यूचुअल है देन पेयर वाइज होगा, पेयर वाइज है म्यूचुअल होगा, तो बी गलत तो सी भी गलत हो गया। ओके, अब ए के बारे में डिसाइड करना है जी, ट्रू या फॉल्स। सर ट्रू। true
हाँ, तो ए ट्रू होगा। इसका प्रूफ भी बहुत इजी है। सो अगर इसको हम प्रूफ करें तो देखिए, मैं हटा देता हूँ इसको। तो ये नोट कर लो, ये एग्जांपल, एक एग्जांपल किसी स्टेटमेंट को गलत कहने के लिए काफी है, करोड़ों एग्जांपल किसी स्टेटमेंट को सही कहने के लिए कम है। ये ध्यान रखना, ये लाइन में बार बार यूज करूंगा पूरे कोर्स में, और जैम का जब पेपर कराऊंगा तब भी, कि एक एग्जांपल गलत कहने के लिए काफी है, करोड़ों एग्जांपल किसी को सही बताने के लिए कम है। ये मैथ के हर स्टेटमेंट पे लागू होता है। तो ये एक एग्जांपल बी को गलत बता दी, है ना। अब तुम एग्जांपल से कभी भी स्टेटमेंट को ट्रू नहीं बोल सकते। तुम लाखों एग्जांपल लोगे, सब ट्रू बताएगा एक, लेकिन इसका मतलब नहीं ट्रू हो गया, हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। मतलब इसलिए मैथ में प्रूफ होता है ना, प्रूफ इंजन होता है। सो बट एग्जाम में प्रूफ नहीं करना, बट तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऐसा हो कि हाँ तुम कोई स्टेटमेंट ट्रू बोल रहे हो तो वो हमेशा ट्रू होना चाहिए। चलो तो क्या करते हैं, इसको मैं प्रूफ करता हूँ, फिर वापस प्रोबेबिलिटी पे आता हूँ। मैं प्रोबेबिलिटी पे था, उसमें ये वर्ड यूज हो गया तो मैं बताने लगा। तो अभी चलो, हमने क्या बोला, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ इफ, ये बोला ना, इफ पेयर वाइज, इफ E1 E2 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे सेट है, आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ कि E1 इंटरसेक्शन E2 से होगा, वो 5 होगा। पेयर वाइज डिसजॉइंट, पेयर वाइज डिसजॉइंट मतलब 2 एट अ टाइम लोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो ऐसे चलता रहेगा। तुम E2 मतलब चलो E1 E3 के साथ ले लो तो भी 5 होगा, E1 E4 के साथ ले लो तो भी 5 होगा। ये चलता रहेगा, किसी भी दो को तुम सेलेक्ट कर लो, E2 E3 को सेलेक्ट कर लो, E2 E4 को सेलेक्ट कर लो, हमेशा 5 रहेगा। तो सोचो तुम कि अगर मैं पूछ रहा हूँ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4 डॉट 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 डॉट, अब बताओ ये सेट तुम्हारा क्या है, ऊपर लिखा हुआ है, और 5 इंटरसेक्शन समथिंग, 5 का इंटरसेक्शन किसी और के साथ लो तो 5 हो गया। तो क्या प्रूफ कर दिया मैंने यहाँ से प्रूफ कर दिया। इसका मतलब है कि E1 E2 डॉट 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 आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। ओके, तो ये प्रूफ हो गया, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ तक पहला प्रूफ हो गया। सो ओके, सो अब मैं वापस आता हूँ स्टेटमेंट जो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है उस पर। ये था, ठीक है, यहाँ प्रूफ कंप्लीट हो गया उसका। आगे बढ़े, तो मिटा देता हूँ ये तो डिग्री आओ। हो गया जी, नोट हो गया ना सर। तो ठीक है, तो आगे क्या है, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन लिखे थे। अब एक दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन में तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ। तो एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा,
ठीक है, तो हमको क्या होगा, जैसे देखो मैं क्या करता हूँ, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि अब मैं आता हूँ एग्जांपल प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन किया, तो प्रोबेबिलिटी है और तीन कंडीशन होती है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि चलो तुम्हारा क्या डेफिनेशन था, जैसे बुक से ही बता दूं एग्जांपल, या कुछ रिजल्ट पहले देख लो सर, तो फिर एग्जांपल पे आते हैं कि अगर एग्जांपल लिखना है तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि ओमेगा इज 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। ये सैंपल स्पेस है, इसमें क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 सो ऑन, इनफाइनाइट एलिमेंट है। अब तुमसे क्या पूछा जा रहा है कि, और मैं बता रहा हूँ चलो, हर इवेंट, हर आउटकम पे आई एक आउटकम है जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 की पावर आई, फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो तुमसे मैं पूछ रहा हूं कि क्या पी एक प्रोबेबिलिटी है, इज पी अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। मतलब मैं वेरीफाई करने को बोल रहा हूँ कि चेक करो क्या ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा। तुम क्या चेक करोगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा मैंने कि क्या पी एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। हाँ ना बोलो भाई, तो क्या चेक करोगे तुम। क्वेश्चन ये है कि कैसे पता करें, तो कैसे पता करेंगे, पी प्रोबेबिलिटी फंक्शन था अगर अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहला, हर ए लिख रहा हूं मैं, ई बुक में ए ही लिखा होगा, मैं ई के लिए लिखा था, मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल ई सबसेट ऑफ ओमेगा। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1 होना चाहिए। तीसरा, अगर E1 E2 डॉट 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 इस तरह से सेट है, these are pairwise disjoint, then probability of union of I from 1 से infinity is equal to summation probability of I from 1 to infinity। ये तीन कंडीशन है जो आपको चेक करने पड़ेंगे। तो ऐसे एग्जाम में तो आएगा नहीं चेक करने वाला, एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आया भी नहीं, आप पूछा हो तुमसे कि चेक करो प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं। बस अभी हम डेफिनेशन समझने के लिए करते हैं। सर तो नहीं है कैसे, सर, मतलब जैसे कि 0 है, 0 पे स्क्वायर ब्रैकेट है, ये फंक्शन टेंस टू 0 तो करेगा जब आई इंफिनिटी की तरफ चलेगा, बट कभी 0 नहीं होगा। ओके, बट जीरो क्यों चाहिए आपको सो क्योंकि डेफिनेशन में। जो जो रेंज है वो 0 के इंक्लूसिव है, सो मतलब 0 कभी नहीं आएगा। 1 तो आ जाएगा बट 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बहुत लार्जर सेट लेंगे, जैसे आपने कहा कि एन जब आई जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो जीरो होगा ना। सर तो टेंस टू 0 होगा पर कभी भी 0 तो नहीं होगा। ओके, बट आई जीरो क्यों होगा, आई तो हमारा जीरो होगा ही नहीं, सॉरी मतलब आई इंफिनिटी, सो इंफिनिटी जब होगा तो जीरो होगा। तो ठीक है, बहुत लार्जर नंबर के लिए जीरो ही होगा। हाँ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है कि मोर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, या तो इक्वल टू जीरो या मोर देन जीरो। ये और है ना, जैसे आपका मोर देन और इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब हुआ कि आइदर इक्वल टू जीरो और मोर देन जीरो। तो कोई टेंशन नहीं है, अगर जीरो नहीं आएगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं जरूरी कि हमें जीरो ही आए हर पॉइंट पे, ऐसा लिखा नहीं। उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मोर देन इक्वल टू जीरो, या तो इक्वल टू जीरो या मोर देन जीरो। मतलब इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, अगेंस्ट का मतलब नेगेटिव नहीं आना। अगर नेगेटिव आ गया, आप बोलते किसी पॉइंट पे नेगेटिव आ गया तो गलत है। अगर जीरो नहीं आ रहा कोई टेंशन नहीं है, मोर देन जीरो आ रहा है ना, आपको ये देखना है कि मोर देन जीरो आ रहा है क्या, यस, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब होगी, जब प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की लेस देन जीरो आ जाए, तब दिक्कत। ओके, कोई बात नहीं, आपने ऐसे ट्राई किया, बट और ट्राई करो, यस नो, ये तीन कंडीशन चेक करो। सो पेयर वाइज डिसजॉइंट
जब हम बोलते हैं तो मतलब हम किसी भी वैल्यू को उठा करके अपने हिसाब से इवेंट्स चूज कर सकते हैं, या फिर सारे इवेंट्स को हमें कंसिडर करके पेयर कंसिडर करने चाहिए, अपने रैंडमली कोई भी 2 इवेंट ले सकते हैं पेयर वाइज के लिए? अभी वेरीफाई करने के लिए आप कोई भी 2 उठा सकते हैं, पेयर वाइज डिजाइन कोई भी 2 या 3 या 4 उठा के आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा हमें प्रूफ से जनरल करना पड़ेगा। अभी आप कोई भी 2-3 उठा के ट्राई कीजिए। सर जी सर मतलब ना इसमें आयोटा की वैल्यू पुट करके देखनी है क्या इस प्रोबेबिलिटी के फंक्शन में? हाँ, एक तो बोले वो आयोटा नहीं है, क्योंकि वो आयोटा हम आई लिखा है, आप इसको जे कर सकते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये जे है या उससे भी दिक्कत हो तो के है ये, सो आप के ले सकते हैं। तो इस तरह से है कि लाइक ये जो बोल रहा हूँ नंबर ये है, ये वाला है, इनमें से कोई एक हो सकता है। मतलब के जो है 1 2 3 सैंपल स्पेस पॉइंट्स हैं, तो हर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया है। So probability of sample space हाँ, 1 नहीं आ रहा मेरे पास में। 1 नहीं आ रहा। अच्छा, आप क्वेश्चन पूछिए जो आप पूछ रहे थे पहले कि आई के केस में हर आई के लिए चेक करना है। मतलब आपको ये 3 कंडीशन वेरीफाई करना है कि हर इवेंट क्या होता है, इसका सबसेट, इसका कोई भी आप सबसेट लोगे। अच्छा, आप सोच रहे हो कि मान लो अगर आप पूछूं, चलो इससे पहले अगर आपको मैं पूछूं, चलो प्रोबेबिलिटी 1 पे क्या है, 1/2। जैसे देखो मैं इसको तो solve करता हूं। 0.5 हो जाएगा सर, तो वो की ग्रेटर देन और हाँ, इक्वल्स टू 0 मतलब। जैसे 1 पे प्रोबेबिलिटी निकालोगे आप तो 1/2 की पावर 1 है ना, 1/2। अगर आप 2 पे प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 1/2 का स्क्वायर है ना, इस तरह से 1/2 का स्क्वायर। 3 पे प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 1/2 की क्यूब। और एक रिजल्ट भी होता है, जैसे मान लो कोई सेट ए है, ए में है ω1 ω2 मान लो W n तक, चलो अजूम तो तुमसे पूछेगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो आप इसको लिख सकते हो समेशन प्रोबेबिलिटी एट ओमेगा आई इंडेक्स है, आई मींस इंडेक्स, यू मे राइट इट जे, सो जे फ्रॉम 1 to n, इस तरीके से। सो ये मैं जस्ट उसके लिए बता रहा हूँ कि होगा क्या, W1 पे जो प्रोबेबिलिटी है, W2 पे या ओमेगा मान लो, ओमेगा 1 पे जो प्रोबेबिलिटी है, ओमेगा 2 पे जो प्रोबेबिलिटी है, ओमेगा n पे जो प्रोबेबिलिटी है, इन सबको ऐड कर दोगे, सेट ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर इस तरह से है तो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट 1 2, इसी क्वेश्चन में क्या होगा जी, इसमें कोई बताओ, ट्राई करो। प्रोबेबिलिटी एट 1 2 क्या होगा, मतलब सेट है ये, मैं सेट लिखा हूं, सेट 1 2, तो उस तरह का कंडीशन यूज करो डेफिनेशन। 3/4 कितना 3/4 0.75. अच्छा 0.75 दे रहे हो, ओके। तो जैसे क्या होगा, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी एट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 2। ये रिजल्ट है जो बताना चाहिए इस रिजल्ट के थ्रू। ये रिमार्क लिख लो या नोट लिख लो या थ्योरम है, थ्योरम लिख लो। ये अभी आगे मैं लिखा था, लेकिन अभी लिखा था, इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि ए कोई सेट है W1 WWN, तो प्रोबेबिलिटी एट ऑफ ए का मतलब है हर आउटकम पे प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर, तो वो सेम सेट की प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सेट 1 2 की बात करें, 1 पे 2 पे अलग अलग निकालो, तो 1 पे क्या होगा 1/2, 2 पे क्या है 1/2 स्क्वायर, सो 1/2 प्लस 1/4, तो ये आपका जो भी आएगा, जैसे बता रहे थे 3/4 या 0.75 से आप लोग बता रहे थे, ओके। अभी सो मुझे वो पेयर वाइज वाले में मतलब फर्स्ट 2 कंडीशंस आर फाइन, पेयर वाइज वाले में मुझे ये इशू आ रहा है। लेट्स से फॉर k की वैल्यू 1 and 2, अगर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ 1 2 and 3 4, ये 2 इवेंट्स हैं, तो इसमें तो पेयर वाइज फॉलो होगा। बट अगर मैं खुद से ही 1 2 and 2 3 सिलेक्ट करूंगी तो भी पेयर वाइज नहीं होगा, और फिर ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ये इफ है, आपको ऐसा ही बनाना है कि पेयर वाइज हो। अगर पेयर वाइज है तब इसको चेक करना है, इफ दैट आर पेयर वाइज देन यू हैव टू चेक दिस कंडीशन। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से गलत एग्जांपल लें, हमने बताया गया कि अगर E1 E2 E अब ये जितने सेट्स हैं सबको पेयर वाइज डिसजॉइंट कंसीडर करना है, देन उस केस में इसको चेक करना है। तो आप जो बना रहे एग्जांपल वैसा नहीं हो सकता है, हम ऐसा नहीं लेंगे कि 2 3 और 3 4, ऐसा नहीं, सो हमें फिर ऐसा तो लगा कि है, पेयर वाइज डिसजॉइंट। फिर तो फंक्शन है। ओके, देखो जैसे अब सिंपली मैं समझा देता हूँ। तो पहला पॉइंट क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना,
तो देखो तुम ई तुम्हारा क्या होगा, ई में कुछ एलिमेंट ले लोगे इन्हीं में से, कितना सेलेक्ट कर लो, एक कर लो या 2 या 3 या 4, कितने एलिमेंट कुछ करोगे, जैसे मान लो मैं जैसे वहां लिख रहा था वैसे ही, तो जैसे मैं W1 W2 इस तरह से कुछ नंबर तुम ले लोगे इनमें से, सेलेक्ट कर लिया तुमने, तो कितने जितने मर्जी तुम्हारा सेलेक्ट कर लो, है ना, कितने भी। और ये क्या है, सबसेट है ओमेगा का बोल रहा हूँ, इनमें जो भी नंबर तुम्हें फेवरेट नंबर है वो सेलेक्ट कर लो अपनी मर्जी से, ये इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, अगर यहाँ तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालोगे, प्रूफ तुम्हें जैम में नहीं लिखने, जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, प्रूफ तुम्हें नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं, तुम नहीं समझ आता कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सॉल्व होनी चाहिए, जैम में क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो मैं इसको रिमार्क को यूज करूंगा, ये रिमार्क, इसका मतलब हो गया समेशन प्रोबेबिलिटी एट WJ एंड J फ्रॉम 1 to जो भी यहाँ तुमने लिया है, कहाँ तक लिया, जहाँ तक लिया वहां तक, है ना, जैसे मान लो मैं W यहाँ मैं K कर देता हूँ, कुछ भी ले लो तो K तक, यहाँ कोई नया नंबर है ना M ले लो तो M तक, जो भी नंबर सेलेक्ट करना सेलेक्ट, तो इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, ये हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 होगा, दिस इज मोर देन इक्वल टू 0, व्हाई, बिकॉज देखो क्योंकि ये है, दिस इज मोर देन इक्वल टू 0 बिकॉज पहला पॉइंट मैं प्रूफ कर रहा हूँ, बिकॉज प्रोबेबिलिटी एट एवरी J या एवरी K कोई भी ले लो, तो K लिखा तो K के लिए कर देता हूँ, ये 1/2 की पावर K है जो कि मोर देन इक्वल टू 0 है ना, हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल K बिलोंग्स टू, या कोई भी K ले लो, है ना, फॉर ऑल K बिलोंग्स टू ओमेगा, ओमेगा मतलब ये, तो मोर देन इक्वल टू 0 है, तो तुम अगर कलेक्ट करोगे, ऐड करोगे पॉजिटिव नंबर्स को, कितनी बार भी ऐड करो पॉजिटिव ही आना है, तो पहला पॉइंट का लॉजिक ये हो गया कि इवेंट सबसेट है सैंपल स्पेस का, मैं सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट लूंगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जब हम ऐड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर का सम तो पॉजिटिव ही आएगा ना, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है 1/2 की पावर K, तो इवेंट कुछ भी ले लो, कोई भी इसका सबसेट ले लो, प्रोबेबिलिटी एट लास्ट पॉजिटिव है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, हमें बोला ओमेगा की प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए, ओमेगा क्या है जी आपका 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो ओमेगा की प्रोबेबिलिटी निकालने का मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी एट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 3 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे एलिमेंट है ना इसमें, तो सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यही रिजल्ट यूज कर रहा हूं मैं। ओके, तो 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है जी, 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 हाँ 1/2, 2 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 0.25 हाँ मतलब ऐसे लिखना 1/4 या 1/2 स्क्वायर, 3 पे कितनी है 1/8 1/2 का क्यूब 1/2 क्यूब डॉट 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 इंफिनाइट तक चल रहा है, तो इसका सम कैसे निकालोगे, सर 1 + 1/2 है ना, आ जाएगा ना, तो जीपी का सम, जीपी से हाँ जीपी इनफाइनाइट, जीपी में इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है, a ar स्क्वायर एंड सो ऑन, तो एक होता है sn होता है a r की पावर n -1 अपॉन r -1, ये होता है ना, Yes, sir. कब, अगर r डिफरेंट है 1 से, और एक होता है s इंफिनिटी, s इंफिनिटी का मतलब, sn का मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, s इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो यहाँ कितने टर्म्स का सम है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला क्या आता है, a upon 1 minus r if mod r is less than 1, ठीक है, तो यहाँ r की जगह क्या है, a मतलब फर्स्ट टर्म, r का मतलब कॉमन रेशियो, सो a फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 1/2 फर्स्ट टर्म 1/2 है और कॉमन रेशियो भी 1/2, दोनों 1/2 है, तो a upon 1 minus r, तो 1 होगा। a upon 1 minus r, ये 1 आ गया करके, तो मतलब Yes, दूसरा sir. कंडीशन भी ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। तो दूसरी कंडीशन थी वो भी ट्रू है। अब आते हैं तीसरी कंडीशन जो डेफिनेशन में है, तीसरी कंडीशन की, इफ यू कंसीडर, सो इफ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी एग्जांपल जैसे वो कर रही थी, एग्जांपल समझाने, तो मान लो 1 2 ले लिया तुमने और E2 तुमने 3 4 ले लिया, यहाँ तुम्हें दिख रहा है कि E1 इंटरसेक्शन E2 5 है, मतलब पेयर वाइज डिस्जॉइंट है, तो अगर तुम्हें वेरीफाई ये करना है कि E1 यूनियन E2 की प्रोबेबिलिटी जो आएगी वही प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की आनी चाहिए, ये चेक करना है, मतलब 2 के लिए बता रहा हूँ, सिमिलरली 3 के लिए करेंगे तो ऐसे ही होगा कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 इक्वल होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तो ये डेफिनेशन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन सभी है ना, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन नहीं आते, जो अब तक हमने किया है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कोई नहीं आता, एग्जाम में करेंगे जो नेक्स्ट क्लास से वो आता है, अभी हम लोग सिर्फ कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो
हाँ ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन मिल जाएंगे जहाँ तुम्हें इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं, ओमेगा की नहीं, सेट की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, जैसे मैं अभी पूछूंगा इसी क्वेश्चन में आगे, तो उस तरह क्वेश्चन आएंगे जो मैं अभी आगे लिखने वाला हूँ। तो अभी पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, मतलब यूनियन ले लो जी, 1 2 3 4, क्या होगा 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर। अच्छा, अलग से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल लो। तो E1 क्या था आपका 1 2, तो 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अलग से निकाल लो। E2 क्या है 3 4, सो 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 को प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के साथ ऐड कर दो। सो 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, ये वाला प्लस 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4, ये वाला। अब चेक करो क्या इसका आंसर सेम नहीं है। Yes, sir. Therefore, probability of E1 यूनियन E2 सेम ही आया है probability of E1 प्लस probability of E2 के। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया था कि E1 E2 E3 E4 यू कंसीडर पेयर वाइज डिसजॉइंट, हमने वही किया है, पेयर वाइज डिसजॉइंट कंसीडर किया, ये पेयर वाइज डिसजॉइंट था बिकॉज ऑफ दिस। ओके, तो एग्जांपल से समझा दिया। इसी को मैं, तुमने नोट कर लिया होगा, इसी को मैं जनरल लिख देता हूँ कि कैसे लिखोगे जनरल। तो ये तो जीपी का सम था, देख अब मैं इसी को जनरल लिख देता हूँ। हमें क्या प्रूव करना है कि हम कंसीडर लेट E1 E2 E3, तीसरा पॉइंट प्रूव कर रहा हूँ, थर्ड। ऐसा स्टार्ट यही से हो गया था बट जनरल प्रूव कर रहा हूँ मैं इसको। तो इसी में डॉट 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 आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ आई फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, पेयर वाइज डिसजॉइंट है, किसी भी दो में कोई कॉमन नहीं, इसका मतलब ये है। तो इसको लिखोगे तुम 1/2 की पावर j या 2 की पावर k समेशन k बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ आई फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तुम्हें लग रहा होगा ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये जस्ट वही चीजें लिख रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि एक एक एलिमेंट उठाओ इस सेट में से और उसको प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो, जो कि 1/2 की पावर k था। Yes. अब इसी को तुम ओपन कर दोगे तो इस यूनियन को खोल दो, मतलब क्या होगा, अब क्या करो, ऐसा होगा, देखो इसको अलग लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 की पावर k बिलोंग्स टू E1, ऐसा कर लो, प्लस समेशन 1/2 की पावर k बिलोंग्स टू E2। क्यों भाई, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है E1 E2 E3 में, तो अलग अलग कर दो। वैसे के जो E1 में है उसके अलग प्रोबेबिलिटी ऐड करो, E2 के अलग अलग ऐड करो, एंड ऐसे ही करते रहो, डॉट 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 डॉट। तो लास्ट में क्या हो गया, ऐसा हो गया, देखो समेशन, डबल समेशन आ गया। डबल क्यों, ये इस वाले सम की वजह से एक आ रहा है, तो प्लस ऐसा हो गया 1/2 की पावर k, यहाँ k बिलोंग्स टू E, E1 इसको मैं लिखता हूँ चलो j, और j फ्रॉम 1 टू I. इंफिनिटी, इस तरीके से। या I ले लो, E I है EJ, Yes, sir. तो k है EJ में और j 1 से इंफिनिटी है। तो ये दिस थिंग वाज व्हाट, इसको तुम क्या लिख पाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ। तो ये बाहर रह गया समेशन, और ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ। ये यहाँ I से स्टार्ट किया था तो बेटर है EI लिख लो, EI एंड I फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तो ये डमी वेरिएबल है, तो EI I फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तो हो गया प्रूफ। देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, और हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये वाला प्रूफ कर दिया, जो तीसरी कंडीशन थी। तो ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत लोगों को समझ आया भी होगा, कुछ लोगों को समझ नहीं भी आया होगा, तो टेंशन लेना नहीं है, प्रूफ छोड़ दो, प्रूफ जहाँ में नहीं आना। बट कुछ किया नहीं मैंने, बस यहाँ समेशन यूनियन को अलग अलग कर दिया। ये क्या था, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4, सबको अलग कर दिया, E1 को अलग, E2 को अलग, E3 को अलग, E4 को अलग, बाद में सबको जोड़ दिया, तो ये समेशन आया उसकी जगह से। और ये उस सेट E1 E2 E3 E4 में प्रोबेबिलिटी थी, तो EI कहा, और ये तुम्हारा आंसर आ गया प्रूफ करना। तो ये थ्योरेटिकल प्रूफ है, जो कि एमएससी में जाओगे तो फिर ये सब दोबारा करो, वहां दोबारा पढ़ाएंगे। तो अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको नोट कर लो। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन, या आए भी हैं कुछ जो मैं अभी लिखने वाला हूँ। लाइक यहाँ लिख देता हूँ कॉर्नर में, क्वेश्चन ये सेम है, प्रोबेबिलिटी एट I इज इक्वल टू 1/2 की पावर I, ठीक है, फॉर I बिलोंग्स टू
फॉर ऑल i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि इवेंट था। तो तुमसे पूछा जाएगा, मान लो एक सेट है बी सेट है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट बी। इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे आए ना, बी एक इवेंट है, यहाँ सैंपल स्पेस वही वाला है क्या, 1 2 3 4 5 6 वही वाला है। तो अब बताओ सेट बी की प्रोबेबिलिटी क्या है? सो ये भी जीपी वाले हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, जीपी वाले तरीके से, राइट। वन होगी सर, वन होगी प्रोबेबिलिटी, आंसर वन आएगी। क्या आंसर आएगी? टू बाई थ्री। भाई तुम्हें कर लिया होगा तुम लोगों ने ये। ओके देखो, तो अब क्या बोल रहा हूं मैं, और अभी तो मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, तुम नोट कर रहे हो। जैसे कल मैं आईपैड से पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास आईपैड पे पढ़ाऊंगा, तो पीडीएफ भेजूंगा, लेकिन वो भी तुम देख के नोट कर लेना, ये नहीं कि उसमें छोड़ देना। वैसे एक नोटबुक बना लो इस तरह। अब क्या करना है, यहाँ मैंने क्या बोला, देखो ओमेगा मेरा वही है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सैंपल स्पेस है, ठीक है। अब मैंने बोला तुम्हें कि प्रोबेबिलिटी हर पॉइंट पे डिफाइन है वही वाला, जैसे उसमें डिफाइन किया तो बार के कर दिया था। आई यहाँ इंडेक्स है, ठीक है, आई की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आई जे के कुछ भी दे दो। अब तुमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट बी, बी सेट मैंने वहां दिया है तुम्हें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब हो गया 1 3 5 7 9 सो ऑन। तो इसका मतलब है ना, प्रोबेबिलिटी 1 पे प्लस प्रोबेबिलिटी 3 पे प्लस प्रोबेबिलिटी 5 पे एंड डॉट डॉट डॉट। तो 1 पे 1/2 की पावर 1, 3 पे 1/2 की पावर 3, 5 पे 1/2 की पावर 5 डॉट डॉट डॉट। कितना आ गया, ठीक है, 1 पे 2 की पावर, ऐड करो इसको, सम कितना आएगा। तो फिर से ये इनफाइनाइट सम है जीपी का, सर 2/3 टू बाई थ्री। तो a अपॉन माइनस r, और यहाँ r कितना है देख लो, a इज फर्स्ट टर्म, r इज द सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, तो b अपॉन a इज द कॉमन रेशियो, मतलब a2 अपॉन a1 इज द कॉमन रेशियो, सब में जीपी पढ़ा है, तो 1/4 इज द कॉमन रेशियो, तो a अपॉन 1 माइनस r है ना, यहाँ फर्स्ट टर्म इज 1/2, कॉमन रेशियो इज 1/4। ये अगर समझ नहीं आया पूछना कैसे आता है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म जीपी में ना, जीपी क्या होता है, ए आर स्क्वायर डॉट आर मल्टीप्लाई में, तो 1/2 में क्या मल्टीप्लाई करो तो 1/2 की पावर क्यू आ जाएगी, 1/2 स्क्वायर 4, 1/4 मतलब, सो 1/2 अपॉन और ए अपॉन 1 माइनस आर, तो 3/4, ठीक है ना। तो ये आ गया 1/2 इंटू 4/3, तो आंसर इज 2/3। अगर इसी में मैंने बी सेट लिखा है, अगर मैं ए सेट लिखता, ए सेट इज 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, और बी सेट जैसा मैंने लिखा है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, मतलब बी की प्रोबेबिलिटी निकाली, एक भी निकालते तो ऐसे ही आता, क्या आता है ए का, तो तुमने पूछो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1/3। है ना। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, क्योंकि ए यूनियन बी 1 आना है, क्योंकि सैंपल स्पेस है, तो ए भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट है, तो अभी फॉर्मूला तुम लिखोगे ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1 माइनस 2/3, अगर डायरेक्ट मेथड से निकालोगे तो भी 1/3 आएगा, अगर इसी मेथड से निकालो ए का तो भी 1/3 आएगा। Yes, तो sir. इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में तुमसे पूछे जा सकते हैं ना। इस क्वेश्चन को वहां लिख दिया मैंने, हटा दो। यस सर ओके, कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे तुम लोग जानते हो, जैसे अभी मैंने एक यूज कर लिया कि, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी मेथड, प्रॉपर्टी क्या लिखा, प्रॉपर्टीज ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है,
1 minus probability. Sir, 1 minus probability. Okay. इसका प्रूफ भी बहुत इजी है, अगर तुम करोगे, मतलब इजी क्या है, देखो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट सैंपल स्पेस होता है और ये दोनों डिसजॉइंट है, तो तुमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, पेयर सर इसका इंटरसेक्शन पाई होगा। राइट, इसीलिए ये पेयर वाइज डिसजॉइंट हो गया। सो जब डेफिनेशन का तीसरा पार्ट, डेफिनेशन में जो तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर दो सेट पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो उसके यूनियन की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाएगी उसके सम के प्रोबेबिलिटी। तो मतलब बोलना चाह रहा है कि पेयर वाइज ये डिसजॉइंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे प्रोबेबिलिटी लगा दिया, ये तो ओमेगा आ गया, और इसको आप अलग अलग कर सकते हो क्योंकि ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है। तो अलग अलग करने का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये 1 हो गया। तो यहाँ से अब तुम्हें क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट, तो उसको राइट में भेज दो, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे ये प्रूफ था, बट प्रूफ तुम्हें है ना समझ आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो भी ठीक है, ये प्रूफ आना नहीं है जान। बट प्रूफ तुम्हें थ्योरेटिकली डेवलप होना है ना, बेटर, मतलब तुम्हारा थिंकिंग बेटर होना है, तो कोशिश करते हो समझने का। तो ओके, इससे टाइम भी हो रहा है स्टिल। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो तुम जानते हो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ आगे। जब तक अगर तुम पढ़ सकते हो, जैसे मैं तुम्हें बोलूंगा कि यू गो थ्रू, होमवर्क बता देता हूँ, अभी कुछ चीजें हैं जो मैंने नहीं कराई, स्टिल यू कैन ट्राई, लाइक कंडीशनल बेस थ्योरम, ये सब आएगा, ठीक है। सो इसका साइज 1.2 है, वीकर है। ओके, तो पेज नंबर वन टू 20, और इसमें कितना करा दिया मैं चेक कर लेता हूँ अभी। अभी कुछ चीजें बाकी है जो कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, स्टिल इससे पहले भी तुम ट्राई करके आ सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो ठीक है, तो क्या है, चैप्टर 1 तुम देख लेना, साहू वाली। तो 1 का मतलब है इसमें एग्जाम्पल और एक्सरसाइज ट्राई करना सॉल्व करने का, ठीक है। प्रसन्ना होमवर्क लिख रहा हूं मैं, चैप्टर 1 प्रसन्ना साहू का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज ट्राई कर लेना, पूरा चैप्टर ट्राई करना, जो नहीं आएगा मैं हूँ नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी कुछ चीजें हैं जो नहीं कराए, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा वो चीजें, फिर भी डाउट रहेगा। वीकर वाद की में करोगे तो चैप्टर 1 वीकर वाद की, उसमें तुम्हें एक्सरसाइज बता देता हूँ, इसमें एक ही एक्सरसाइज चैप्टर 1, लेकिन वीकर वाद की में पार्ट वाइज बांटा हुआ है। सो वीकर वाद की का अगर देखोगे आप, तो इसमें एक्सरसाइज है पहला 1.2 एक्सरसाइज, तो एग्जांपल से पढ़ ही लेना, एग्जांपल प्लस एक्सरसाइज 1.2, अभी 1.2 कर लोगे काफी है, क्योंकि 1.3 तुम्हें दिक्कत होगा, स्टिल यू कैन सी 1.2 एंड 1.3। तो होमवर्क क्या है, प्रसन्ना साहू में चैप्टर 1 पूरा देख लेना, एग्जांपल एक्सरसाइज थ्योरी भी देख लेना एक बार, जो समझने से आज उसने पूछा तो वो उतना वैसे पूछ सकते हो, अगर रेलेवेंट होगा बताऊंगा, नहीं तो हम स्किप कर देंगे और सबको पता भी चल जाएगा कि ये रेलेवेंट नहीं है। और ऐसे ही चैप्टर 1 वीकर वादगी में एग्जाम्पल और एक्सरसाइज ना, और मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे जो भी चीजें बता रहा हूँ, इस बार मैं 4 बार सिलेबस पढ़ा, किसी 3-4 साल से पढ़ा दूँ, मुझे आइडिया है कि एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता है, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इतना टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो इसका टेंशन नहीं लेना, जो रेलिवेंट है वो करेंगे, जो नहीं हुआ छोड़ देंगे। ओके, आई थिंक तो यहीं पे स्टॉप करता हूँ आज। एनीथिंग एल्स, कुछ पूछना है किसी को? ठीक है फिर चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, गुड नाइट। और इसके आगे नेक्स्ट क्लास, तो होमवर्क लिख लिया सबने, होमवर्क लिख लो, Yes, sir. चलो ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू सर।